हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज सिविक्स का 22वां पार्ट देखेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश सीएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस से जो नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें भी होंगे। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो सूची दिया हुआ है, उसको मिलान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चारों बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है, ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए में आपका 2 सही हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी में ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? तो ये आपका चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे सी में आपका 1 सही हो जाएगा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये हुआ था आपका चार्टर अधिनियम 1883। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी में आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए में 2 है आपका, बी में 1 है, सी में आपका 3 है और डी में 4 है। तो यहाँ पे कोड नंबर भी आपका ये इसमें सही हो जाएगा। ये चारों ही महत्वपूर्ण है, इन चारों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? प्रश्न को ध्यान में देखिएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रश्न को पहले ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, प्रश्न में कन्फ्यूजन न होने पाए, आप लोग आंसर तुरंत कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इस प्रस्ताव को जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम के रूप में, समाजवादी के रूप में, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक या गणतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अब भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक के रूप में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता भी हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? गदर पार्टी का पहला सभापति कौन है?
तो ये है सोहन सिंह भाखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गदर पार्टी जो था ये पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर का नाम पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। और गदर पार्टी का अध्यक्ष जो था वो सोहन सिंह भाखना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो बंगाल के विभाजन के समय जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर, ठीक है, सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर इसका पूरा नाम था। ये भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी भी था और इसने 1903 से लेकर के जो है 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और बंगाल की विभाजन कब होता है? 1905 में इसकी विभाजन होता है। उस समय जो है सर एंड्रयूज फ्रेजर इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है? तो ये थे डॉक्टर किचलू, ठीक है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। और इन्होंने जो है 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू। विभाजन के प्रबल विरोधी थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है इन्होंने स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति को पत्र लिख करके अपना पद त्याग सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 124 का 2 का सब आर्टिकल का है, इसके अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है और उसका त्यागपत्र भी स्वीकार करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो राधाकृष्ण माथुर को, ठीक है, राधाकृष्ण माथुर जो हैं ये पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे और इन्हीं को जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा जो है पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकृत व मान्यता प्रदान करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। और भारतीय संविधान के भाग 15, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग के गठन व शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है। यह जो है निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो 2-3 पॉइंट हैं इसमें, आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्नल गद्दाफी, ठीक है। कर्नल गद्दाफी जो है निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है। पंडित नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीनों जो है निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है तो ये अनुच्छेद 51 है, ठीक है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित माना जाता है। और अनुच्छेद 50 क्या है? अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 52 क्या है? भारत के राष्ट्रपति से है। और इस अनुच्छेद में जो है कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे पॉइंटों को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आज कल के पेपर में देखने को मिलता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत रख दिए जाते हैं, ठीक है, मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है, यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद करना है। पंचशील का सिद्धांत कौन कौन से हैं? जब कौन कौन से हैं आप लोग याद रख लेंगे तो कौन सा नहीं है आप लोग पहचान सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यथार्थवाद। ठीक है, भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है। ठीक है, पंडित नेहरू ने जो है 1954 ईस्वी में भारत चीन समझौते में पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें पहला बताया था एक दूसरे की प्रादेशिक एकता व अखंडता का सम्मान, दूसरा था अनाक्रमण, तीसरा था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, चौथा था समानता और परस्पर लाभ, पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, तो ये 5 तत्व थे जो पंचशील के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद का जनक आप लोग जानते होंगे जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, उदारवाद का जनक लॉक माना जाता है। लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक नियम विवेक के साथ विधान है जो सभी को बाध्य करते हैं कि सभी समान और स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। यही उनके उदारवाद का कथन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सीले। ठीक है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह कथन सीले का है। ठीक है, और एक आता है जेएस मिल का कोटेशन, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जेएस मिल का एक कोटेशन था, भाषण और लेखन की अनियंत्रित का विचार दिया है इन्होंने। ठीक है, भाषण और लेखन की अनियंत्रित का विचार इन्होंने दिया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है सीले का है, और जेएस मिल का है भाषण और लेखन की अनियंत्रित का विचार इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो ये वैधानिक है। ठीक है, संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः वैधानिक है। वैधानिक संप्रभु वह है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? क्या स्थायित्व है, सार्वभौमिकता है, या दोनों है? कोर्ट में आपको बताना है। तो ये दोनों हैं। ठीक है, संप्रभुता की विशेषताएं ये दोनों हैं, अस्थायित्व एवं सार्वभौमिकता दोनों संप्रभुता की विशेषताएं हैं। अस्थायित्व संप्रभुता उतना अस्थायी है जितना कि राज्य, और सार्वभौमिकता संप्रभुता राज्य के अंदर सभी व्यक्तियों और संगठन पर जो है सर्वोच्च है। तो ये दोनों तत्व उसमें मुख्य रूप से माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है, पूछा है प्रश्न में। नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, सही है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, तो यही तो गलत है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद का व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। नाम मात्र का जो है अध्यक्ष होता है। तो ये सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।